Hello students, good morning. Welcome to the new lecture of environmental science. So in this session we will discuss about the global environment issues. लास्ट टाइम हमने देखा था ग्लोबल एनवायरनमेंट इश्यूज़ में जो कि हमारा एसिड रेन और जो ग्रीन हाउस इफेक्ट थी वो हम आज देखने वाले हैं. उसके पहले हमने देखा था ओजोन लेयर डेप्लेशन एंड एसिड रेन. ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है रिगार्डिंग टू द ग्लोबल एनवायरनमेंट चेंज और ग्रीन हाउस इफेक्ट्स. तो सबसे पहले देखते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या है एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है. ओके, तो ये पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले जानना होगा कि हाउ कार्बन साइकिल्स आर वर्क्स. तो कार्बन की जो साइकिल है, ये पूरी जो चेन है वो किस तरह से वर्क करती है वो हमें समझना पड़ेगा. ओके, तो देखते हैं. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द प्लांट्स एब्सॉर्ब carbon dioxide and release the oxygen. Organisms breathe in this oxygen and give out carbon dioxide which goes back to the plants. Okay, फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग्स में क्या होता है कि प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्सॉर्ब करता है और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करता है. फोटोसिंथेसिस एक जैसे हमारे में ब्रीथिंग की जो फिनोमिना होती है वैसे ही प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट क्या करता है कि जो भी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे एब्सॉर्ब करता है और उसमें से यानी कि प्लांट में से ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकलता है, रिलीज करता है. ऑर्गेनिजम्स ब्रेथ इन दिस ऑक्सीजन. हम सब जो है ह्यूमंस जो वही ऑक्सीजन जो है वो ब्रीथिंग में लेते हैं और हमारा अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसे हम बाहर रिलीज करते हैं विच गोज बैक टू द प्लांट. यानी कि जो हम कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं वो प्लांट को जाएगा और प्लांट में से जो ऑक्सीजन निकलेगा वो हमारे पास आएगा. तो इसे कार्बन साइकिल बोलते हैं. ओके, नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस दैट सराउंड द प्लैनेट लेट द रेडिएशन फ्रॉम द सन रीच द अर्थ. ऐसे जो कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस है वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस है वो क्या करते हैं कि वो प्लेनेट के सराउंड होते हैं और जो सन से जो रेडिएशन आता है उसे अर्थ तक लाने में बहुत ही उसका अहम रोल होता है. ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस क्या करते हैं कि सन का जो रेडिएशन है वो अर्थ पे लाते हैं. दे हावेवर प्रिवेंट सम ऑफ द हीट फ्रॉम बीइंग रिफ्लेक्टेड बैक. दे हावेवर प्रिवेंट सम ऑफ द हीट फ्रॉम बीइंग रिफ्लेक्टेड बैक. यानी कि जो हीट वहाँ से आती है सन की रेडिएशन में से उसमें से कई परसेंट हीट जो है वो रिफ्लेक्टेड बैक होने से बचाते हैं. यानी कि वो हीट जो है वो रिटर्न वापस होने नहीं देते हैं. इससे क्या होता है कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है. ओके, सिंस दे ट्रैप द सन्स रेडिएशन समवॉट लाइक ग्लास डज इन अ ग्रीन हाउस वी कॉल देम ग्रीन हाउस गैसेस. जैसे ग्रीन हाउस में आपने देखा होगा कि बहुत एक मतलब जगह में क्या करते हैं वो लोग कि एक ग्रीन ग्लास का यूज़ करते हैं. ओके, और वो ग्लास के अंदर क्या करते हैं कि हीट जो है मेंटेन करने का काम करता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है या दूसरे गैसेस जो है वो सन की रेडिएशन को ट्रैप करने का काम करते हैं जैसे कि हम ग्लास में स्मॉल स्केल पे करते हैं. ओके, तो उसे हम ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं. द रिजल्टेंट वार्मिंग ऑफ द एटमोसफियर इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट. जो रिजल्टेंट वार्मिंग होता है यानी कि इससे जो एटमॉस्फेयर वार्म होता है, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस जो है वो हीट ट्रैप करके रखते हैं, उससे क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर का इंक्रीज होता है, वार्मिंग होता है. और ऐसे इफेक्ट को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं और CO2 जैसे गैसेस को हम ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, विदाउट ग्रीन हाउस गैसेस द अर्थ वुड बी फार कोल्डर लार्जली कवर विथ आइस. ओके, ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर नहीं होती तो क्या होता कि अर्थ जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती. द अर्थ वुड बी सो फार कोल्डर लार्जली कवर्ड विथ आइस. यानी जो एंटार्क्टिका मतलब कॉन्टिनेंटल में अभी आप देख रहे हो कि जैसे बर्फ़ की पूरी मतलब जहाँ ज़मीन देखो वहाँ पे आपको बर्फ़ दिखने को मिलती है, वैसे ही हमारे इंडिया में भी होता है, वैसे ही पूरे वर्ल्ड पे होता है अगर ग्रीन हाउस गैसेस की इफेक्ट्स नहीं होती तो. ओके, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हावेवर हैव बिन इंक्रीजिंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट. हमारी एक्टिविटी से ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो ज़्यादा बढ़ रही है. बाय बर्निंग द लार्ज अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स वी रिलीज ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर.
देखो ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि जैसे ही आप कोई फॉसिल फ्यूल्स यानी कि ऑयल है, कोल है, यानी दूसरा कोई भी मतलब फ्यूल है वो आप बर्न करते हो, तब हम इन टर्न में क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। ओके, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा तो उससे क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसेस बनेंगे। ग्रीन हाउस गैसेस हो गए, उससे क्या होगा, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो वार्म होगा। ओके, तो ये जो इफेक्ट है उसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। Concurrently, deforestation also releases carbon trapped in the tissues of tree. वैसे डिफोरेस्टेशन से भी क्या होता है कि कार्बन जो है वो रिलीज होता है टिश्यूज ऑफ द ट्रीज में से। ओके, एट द सेम टाइम लॉस ऑफ ट्रीज reduces the earth capacity to absorb carbon dioxide through the photosynthesis। जो कि लॉस ऑफ ट्री से क्या होता है कि अर्थ की जो कैपेसिटी है कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब करने की थ्रू फोटोसिंथेसिस वो कम हो जाती है, बराबर। तो अर्थ की जो कैपेसिटी है हीट करने की वो ज़्यादा हो जाती है, कम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर ट्री है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहे हैं, ओके, तो वो हीट ट्रैप करके रखती है। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं, ट्री है नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं आएगा तो इन टाइम में क्या होगा कि जो हीट एब्सॉर्ब करने वाले गैसेस है वो आपके लिए अवेलेबल नहीं होंगे अर्थ के लिए। ओके, तो ये बता रहा है ये लाइन, एट द सेम टाइम लॉस ऑफ ट्री रिड्यूसेस द अर्थ कैपेसिटी टू एब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू फोटोसिंथेसिस। यानी कि जो अर्थ की कैपेसिटी है एब्सॉर्ब करने की कार्बन डाइऑक्साइड वो भी कम हो जाएगी। नेचुरल प्रोसेसेस लाइक वॉल्केनिक इरप्शंस एंड अर्थक्वेक induce fire also contribute to carbon dioxide emissions। ओके, नेचुरल प्रोसेसेस जो होती है वॉल्केनिक इरप्शंस की, यानी कि जो वॉल्केनो यानी कि जो ज्वालामुखी वो बाहर निकलता है, एंड अर्थक्वेक इंड्यूस फायर यानी कि अर्थक्वेक से जो फायर जो निकलता है, ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस। वो भी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस में बहुत मतलब एक पार्ट उसका अहम होता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ओनली ट्रीज से ही कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रमाण है वो ज़्यादा रहता है। वॉल्केनिक इरप्शंस है, अर्थक्वेक इंड्यूस फायर है, ऐसी बहुत सारी नेचुरल एक्टिविटीज़ है जिससे क्या होता है कि कार्बन का कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ता है, उसका एमिशन होता है। ड्यू टू द फैक्टर्स लिस्टेड अबव, द कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर हैज़ बिन रैपिडली इंक्रीजिंग इन द रिसेंट ईयर्स। ओके, जो फैक्टर्स आगे बताए हैं, यानी कि जो फॉसिल फ्यूल्स का बर्निंग है, वॉल्केनिक इरप्शन है, अर्थक्वेक इंड्यूस फायर है, उससे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है यानी कि उसका जो परसेंटेज होता है एटमॉस्फेयर में वो रैपिडली इंक्रीज होता है। रिसेंट के ईयर्स में वो रैपिडली इंक्रीज हुआ है। ओके, मोस्ट ऑफ द ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम फ्रॉम द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, द यूएस बीइंग द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर। देखो, सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन है यानी कि CO2 का जो एमिशन है वो कहाँ से हुआ है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर से, यानी कि जो हमारा स्फीयर में जो नॉर्थ पार्ट है वहाँ से हुआ है। और उत्तर में, नॉर्थ को हम उत्तर बोलते हैं हिंदी में, तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में भी यूएस कंट्री है, जो यूनाइटेड स्टेट्स जो जिसे हम अमेरिका के नाम से जानते हैं, तो यूएस में सबसे ज़्यादा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन अभी हो रहा है। ओके, Russia and the European countries produce substantial amounts, but they are trying to reduce them। ओके, देखो मतलब रशिया और यूरोपियन कंट्रीज़ भी बहुत सारी है जो ऐसे बिग अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो एमिट करती है, लेकिन अभी वो क्या कर रहे हैं कि वो जो उसका जो मतलब परसेंटेज होता है उसे रिड्यूस करने का काम कर रही है। ओके, रशिया और यूरोपियन कंट्रीज़, लेकिन यूएस में अभी ऐसी कोई एक्टिविटी देखने को नहीं मिली है। डेवलपिंग कंट्रीज आर कैचिंग अप फास्ट। चाइना एंड इंडिया आर इंडस्ट्रियलाइजिंग रैपिडली एंड देयर एमिशंस आर लाइकली टू डबल ओवर द नेक्स्ट 2 डिकेड्स। ओके, जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ है जैसे कि इंडिया और चाइना, जिसमें रैपिडली इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। आप हमारे यहाँ देख सकते हो कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है वो अभी खुल रही है, नई नई भी बन रही है, बहुत सारे GIDC सेक्टर्स जो है वो डेवलप हो रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि एमिशंस जो है वो
अगले 20 सालों में यानी कि नेक्स्ट 2 डिकेड्स में वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा इंडिया और चाइना में। ओके, अभी जो सबसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है वो यूएस है कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस का, यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस का। रशिया और यूरोप ने वो कम कर दिया है उसका यूज़, और इंडिया और चाइना अगले नेक्स्ट 2 डिकेड्स में सबसे ज़्यादा एमिशन करने वाले कंट्रीज बन जाएगी। सम ऑफ द अदर ग्रीन हाउस गैसेज सच एज मीथेन आर मोर इफेक्टिव देन कार्बन डाइऑक्साइड इन ट्रैपिंग हीट। अब ऐसा नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड ओनली जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। ओके, जैसे कि मीथेन है तो मीथेन भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है हीट को ट्रैप करने में, अर्थ की हीट को ट्रैप करने में वो भी, उसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ओके, तो ये है आपकी ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्रीन हाउस गैसेस। ओके, सम ऑफ द अदर ग्रीन हाउस गैसेस सच एज मीथेन आर फार मोर इफेक्टिव देन कार्बन डाइऑक्साइड इन ट्रैपिंग हीट। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा जो मीथेन गैस होता है वो भी सबसे ज़्यादा जो है वो हीट ट्रैप करने का काम करता है। ओके, तो अब यहाँ पे मैंने एक टेबल दिखाया है आपको जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर में कितना कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमें यहाँ टेबल में दिखाया है। ओके, और जिसका यूनिट है पार्ट्स पर मिलियन और पीपीएम। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो कि पीरियड ईयर दिखाया है एक साइड मैंने, और दूसरी साइड है उसके यूनिट यानी कि पीपीएम। पार्ट्स पर मिलियन यानी कि उसके मिलियन ऑफ पार्ट्स में कितने पार्टिकल्स है। ओके, इस यूनिट को हम पीपीएम बोलते हैं, और ये जनरली गैसेस यानी कि जो मतलब हमारे जो वायु होते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है पीपीएम। तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में कितने टाइम में कितना था उसका यहाँ पे परसेंटेज हमें दिखाया है, एक तरह से उसका मेजरमेंट दिखाया है। ड्यूरिंग द आइस एजेस, यानी कि जब मतलब पूरे अर्थ पे मतलब आइस था, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी अर्थ के ऊपर, तब जो कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब जो मेज़रमेंट था वो था 180 to 220 पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि मिलियन ऑफ पार्ट्स में 180 से 220 पार्ट्स जो थे आपके कार्बन डाइऑक्साइड के थे। ओके, देखो मिलियंस में से इतने हैं। ओके, तो आप देख सकते हो कि कितना कम है। बिटवीन द आइस एजेस, यानी कि आइस एजेस के ड्यूरिंग में 260 to 280 हुए वो, उसके बाद जो 1750 की साल आई उसमें हो गया 280, 1958 में वो मतलब उसका जो परसेंटेज था वो 315 हो गया, यानी कि उसके जो पार्ट्स थे मिलियंस में वो 315 जितने हो गए। अर्ली ईयर 1992 में वो पार्ट इंक्रीज हो गए 355 हो गए, और 2006 में लास्टली 380 हो गए हैं। ओके, तो अब आप ये टेबल से देख रहे हो कि मतलब जैसे जैसे टाइम आगे चलता गया वैसे वैसे पार्ट्स पर मिलियन भी आगे बढ़ते गए। ओके, पहले 180 to 220 था उसका जो मतलब मेजरमेंट था, और वो अभी 2006 तक यानी कि 20वीं सेंचुरी तक 380 तक पहुंच चुका है, और अभी हम 2020 की में चल रहे हैं, यानी ये जो है वो अभी 450 से भी ज़्यादा हो चुका होगा। ओके, ये दिखाता है कि जैसे जैसे पीरियड बढ़ता गया वैसे वैसे कार्बन का जो मतलब कॉन्सेंट्रेशन था अर्थ पे वो भी बढ़ता गया। ओके, ये टेबल हमें ये दिखाता है। CFCs are other example, but their role is greater in the depletion of the ozone layer. Okay, CFC से भी क्या निकलता है, कार्बन निकलता है, तो वो भी एक टाइप से रोल पैदा करता है इसमें, लेकिन इसका रोल CFC का सबसे ज़्यादा क्या है, डेप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर में है। ओके, मीथेन रिलीज फ्रॉम डेमोस, ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट एंड गार्बेज डम्प्स इज अ ग्रीन हाउस गैस एंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीजिंग। देखो जैसे डेमोज, ह्यूमंस और एनिमल वेस्ट में से क्या निकलता है, मीथेन गैस निकलता है। ओके, तो मीथेन गैस जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस है, और उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है। ओके, एक ये चीज़ नोट करने वाली है कि कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा मीथेन भी एक ऐसा मतलब जो पार्ट है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन अर्थ के ऊपर बढ़ रहा है।
Similarly, human activities are causing the rapid increase in the amounts of 30 other greenhouse gases. ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा बढ़ रही है. ओके, ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर कॉजिंग द रैपिड इंक्रीज इन द अमाउंट्स ऑफ 30 अदर ग्रीन हाउस गैसेज. हमारी ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जैसे मीथेन और कार्बन के अलावा और 30 जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं. यहाँ पे आपको वो 30 गैसेज के नाम नहीं दिए हैं, इसलिए अच्छा है स्टूडेंट्स आपके लिए. आपको खाली ये अमाउंट याद रखनी है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कॉन्सेंट्रेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, उसमें भी उससे ज़्यादा भी 30 और गैसेस है जो ग्रीन हाउस गैसेस की इफेक्ट्स जो है वो पैदा करता है. ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है. तो यहाँ तक आपका था ग्रीन हाउस इफेक्ट. तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में आपको पता चल गया कि जो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ रहा है, तो उससे जो क्या हो रहा है वो सारी इफेक्ट्स इसमें आती है. ओके, इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग. तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है वो हम सबसे पहले देखते हैं. द एबनॉर्मल इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इज रिजल्टिंग इन हायर टेम्परेचर्स. वी कॉल दिस इफेक्ट एज अ ग्लोबल वार्मिंग. ओके, देखो ग्रीन हाउस क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स क्या है वो हमने देख लिया. देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है कि वो एक एक्सटेंट तक रहे हमारे पास, यानी कि वो लिमिटेशन में रहे तो अर्थ के लिए अच्छा है. क्योंकि पहले क्या था आइस एजेस में कि पूरी जो अर्थ थी वो बर्फ़ से घिरी हुई थी, तो उसे जो है नॉर्मल बनाने में ये ग्रीन हाउस गैसेस का बहुत ही सारा ज़्यादा यूज़ हुआ था, यानी कि वो एक बेनिफिट था हमारे लिए. लेकिन अब हीट ज़्यादा बढ़ रही है, तो वो हीट जो ज़्यादा बढ़ रही है उससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. ओके, तो ग्रीन हाउस की इफेक्ट से जो नेचुरल डिजास्टर्स अकर होता है, यानी कि ग्लोबल एनवायरनमेंट इश्यूज जो पैदा होता है, उसे हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं. तो उसकी डेफिनेशन ये है, द एबनॉर्मल इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इज रिजल्टिंग इन हायर टेम्परेचर्स. ग्रीन हाउस की कॉन्सेंट्रेशन से क्या होता है कि हायर टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ता है जल्दी से. वी कॉल दिस इफेक्ट एज अ ग्लोबल वार्मिंग. और ये जो इफेक्ट होती है उसे हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं. ओके, एवरेज टेम्परेचर, द एवरेज टेम्परेचर अराउंड द वर्ल्ड हैज़ इंक्रीज्ड अबाउट 1 डिग्री सेल्सियस ओवर 140 ईयर्स. ओके, हमारा जो एवरेज जो टेम्परेचर है अर्थ का वो 140 साल में 1 डिग्री सेल्सियस के अराउंड इंक्रीज हो रहा है. ओके, 70% ऑफ दिस हैज़ रीजन जस्ट ओवर द पास्ट 30 ईयर्स. उसमें जो 75% जो मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है वो लास्ट 30 ईयर्स पे हुआ है. अब आप देख सकते हो कि पूरे 140 सालों में 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर जो है वो बढ़ा है, और उसमें से भी 75% यानी कि जो बहुत ज़्यादा हिस्सा हुआ 75% यानी, तो 75% जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है वो लास्ट के 30 साल्स में हुआ है, यानी कि लास्ट के 30 ईयर्स में हुआ है. तो उसका रीज़न एक ही है कि हमारा जो डिफॉरेस्टेशन है वो, और उससे भी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन. ओके, इंडस्ट्री से सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है कॉन्सेंट्रेशन में, और व्हीकल से भी सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है. ओके, तो इसकी वजह से लास्ट 30 ईयर्स में सबसे ज़्यादा जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज अर्थ पे हुआ है. इवन ए स्मॉल चेंज इन ग्लोबल टेम्परेचर कैन हैव मेजर कॉन्सिक्वेंसेस. अब आपको लगेगा कि 140 में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा तो उसमें क्या हो गया, लेकिन मैं यहाँ पे मीन टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, वो स्टूडेंट्स आपको नोट करना पड़ेगा. ओके, तो इसकी इफेक्ट्स क्या होती है वो हम देखते हैं. तो इवन ए स्मॉल चेंज इन द ग्लोबल टेम्परेचर कैन हैव मेजर कॉन्सिक्वेंसेस. ग्लोबल टेम्परेचर में अगर बहुत स्मॉल चेंज भी आता है तो भी बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ जाते हैं एनवायरनमेंट में. ओके, 20,000 years ago, when ice covered most of the Europe, the mean temperature was only 5 degrees colder than today. देखो, अब आप समझ सकते हो ये अमाउंट से 20,000 साल पहले जब यूरोप जो था वो पूरा आइस से कवर्ड था, तब जो मीन टेम्परेचर था वो अभी करंट मीन टेम्परेचर से 5 डिग्री ही कम था. ओके, अभी जो मीन टेम्परेचर है वहाँ से वो 5 डिग्री ही कम था, और वो भी कितने साल पहले, 20,000 ईयर्स अगो. ओके, 20,000 ईयर्स अगो ऐसा था.
over the entire period of human existence, the earth has never been more than a degree or two warmer than it is today. Okay? जब से हमारा ह्यूमन का एग्जिस्टेंस हुआ तब तब का टेम्परेचर और यहाँ अब का टेम्परेचर में अभी 1 या 2 डिग्री का डिफरेंस है। यानी कि तब जो टेम्परेचर था, यानी कि देखो हम ह्यूमन एग्जिस्टेंस की बात करें तो 500, 600 या 1000 साल पुरानी बात कर रहे हैं हम। तो जब ह्यूमन का एग्जिस्टेंस हुआ तब जो टेम्परेचर था और अब का जो टेम्परेचर है उसमें 1 और 2 डिग्री का डिफरेंस है। यानी कि तब अगर जो एवरेज, अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारा एवरेज टेम्परेचर 25 से 30 तक रहता है। ओके, यानी समर में वो बढ़ता है, विंटर में कम होता है, लेकिन एवरेज हम 25 से 30 बोल सकते हैं। तो उस टाइम पे कितना था, 20 to 25 था, यानी कि उसमें 1 और 2 डिग्री का डिफरेंस था ओनली। फर्दर द 1 डिग्री राइज इज इन द मीन टेम्परेचर। जैसे मैंने आगे बोला कि ये जो 1 डिग्री का राइज हुआ है वो भी मीन टेम्परेचर में हुआ है। द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज वार्मिंग फास्टर देन साउथर्न हाफ ऑफ द प्लैनेट। यानी कि जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो फास्टर वार्मिंग हो रहा है। ओके, क्योंकि मैंने बताया कि यूएस जो है वो सबसे ज़्यादा एमिशन करता है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो उसका इफेक्ट पूरे हेमिस्फीयर पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे पड़ता है। और साउथर्न हेमिस्फीयर जो है वो उसके मुकाबले थोड़ा स्लोली वार्मिंग हो रहा है। ओके, ड्रामेटिक मेल्टिंग ऑफ आइस एंड स्नो इज अकरिंग एट द पोल्स एंड माउंटेनियस एरियाज। यानी कि जो मेल्टिंग ऑफ आइस एंड स्नो है वो भी हो रहे हैं पोल्स और माउंटेन्स एरिया में। जैसे मैंने आगे एक इंट्रोडक्शन में आपको दिखाया था कि जो हमारा हिमालय है उसके ग्लेशियर्स जो है वो भी मेल्ट डाउन होना चालू हो गए हैं। तो उसका भी एक जो रीज़न है उसे एक हद तक हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोल सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोल सकते हैं। ओके, तो ये जो है वो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है। ओके, तो ग्लोबल वार्मिंग्स की इफ़ेक्ट्स क्या है, उसका मतलब उसका ह्यूमन पे, एनिमल्स पे, पूरे अर्थ पे, सारे ऑर्गेनिजम्स के क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे स्टूडेंट्स। तो आज हमने देखा कि जो हमारा ग्रीन हाउस गैसेस है वो कैसे बनता है। सबसे पहले देखा हमने कार्बन साइकिल कैसे वर्क करती है, कैसे हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और वो जो है वो हीट को कैसे ट्रैप करता है, और हीट को ट्रैप करने से क्या होता है कि अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ता है। ओके, फिर हमने एक्टिविटीज़ देखी कि सबसे ज़्यादा जो एमिशन करता है वो कौन करता है। तो हमने देखा कि यूएस जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एमिशन करता है। फिर उसके बाद रशियन और यूरोपियन कंट्रीज़ का नंबर आता है, लेकिन अभी वो थोड़ा कम हो चुका है, उन्होंने वो रिड्यूस करना चालू कर दिया है। अभी इंडिया और चाइना जो है वो उसके कंपैरिजन में आगे बढ़ रहे हैं, और नेक्स्ट 2 डिकेड्स में, यानी कि अब से 20 साल बाद या 30 साल बाद वो है वो सबसे ज़्यादा एमिट करती कंट्री बन जाएगी। ओके, फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड अकेला है ऐसा नहीं है, मीथेन गैस से भी ऐसा हो सकता है। ओके, फिर हमने ये टेबल देखा पार्ट्स पर मिलियन पीरियड पर ईयर का, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में कैसे बढ़ रहा है वो देखा। तो हमने देखा कि ड्यूरिंग आइस एजिस 180 to 220 था, लेकिन आफ्टर 2006 वो जो हमारा मेजरमेंट था वो 380 तक पहुंच चुका है। ओके, तो ऐसे हमें पता चलता है कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो रहा है। ओके, फिर उसके बाद हमने देखा कि CFCs भी मतलब कुछ परसेंटेज तक इसका रोल अदा करते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करने का, लेकिन मीथेन जो है वो अभी सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है। ओके, और हमने ऐसी ऐसी एक्टिविटी की है अर्थ के ऊपर कि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा भी 30 ऐसे गैसेस जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर ये ग्रीन हाउस गैसेस और ग्रीन हाउस इफेक्ट्स के क्या होगा, तो एक जो होगा वो होगा ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग की हमने साइंस देखी कि पहले 140 साल पहले जो टेम्परेचर था वहाँ से 1 डिग्री ही बढ़ा है, लेकिन 75% जो है वो लास्ट के 30 ईयर्स में बढ़ चुका है। ओके, और ग्लोबल वार्मिंग का हमने देखा कि ग्लोबल वार्मिंग से क्या क्या होता है। ओके, यूरोपियन कंट्रीज़ का हमने एग्जांपल दिया कि जैसे वहाँ पे 20,000 साल पहले जो टेम्परेचर था वो अभी करंट टेम्परेचर से 5 डिग्री ही कोल्डर था। तो यानी ऐसा हम सोच सकते हैं कि 20,000 सालों में ओनली 5 डिग्री टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हुआ है। ओके,
फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट से आइस और स्नो जो है वो हमारे हिमालयन रीजन में मेल्ट डाउन हो रहे हैं, वो भी हमने देखा। और इसकी जो सारे इफेक्ट्स होगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग फॉर अपडेटिंग वीडियोज ऑफ एनवायरमेंटल साइंस। थैंक यू स्टूडेंट्स।